हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास वाले सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का जन्म वर्ष अगर हम देखें तो इनका जन्म वर्ष है 1925 और 2011 इनका मृत्यु वर्ष, यानी जीवन काल इनका हो गया 1925 से 2011। श्रीलाल शुक्ल के कुछ उपन्यास हैं यहाँ पे आपके सामने जो आधुनिकता बोध पर केंद्रित हैं। इनमें सबसे पहला उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। अज्ञातवास 1962 इसका प्रकाशन वर्ष है। सीमाएं टूटी हैं, ठीक है, यहाँ पे सीमाएं टूटी हैं 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। आदमी का जहर 1974 प्रकाशन वर्ष है। मकान 1976 प्रकाशन वर्ष है। पहला पड़ाव 1987 प्रकाशन वर्ष है। विश्रामपुर का संत 1998 प्रकाशन वर्ष है। राग विराग 2001 प्रकाशन वर्ष है। पहला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल से संबंधित। श्रीलाल शुक्ल का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें नगर निगम की जड़ता और नौकरशाही पर करारा व्यंग किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, मकान, राग विराग। सही उत्तर होगा मकान। अगला प्रश्न है उपन्यास मकान के मुख्य पात्र श्री नारायण बंदोपाध्याय किस कला में निपुण हैं? ऑप्शन है चित्रकला, ऑप्शन बी सितार वादन, ऑप्शन सी शास्त्रीय गायन, ऑप्शन डी मूर्तिकला। सही उत्तर होगा सितार वादन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मकान में नगर निगम के असिस्टेंट अकाउंटेंट श्री नारायण बंदोपाध्याय एक उच्च कोटि के सितार वादक हैं। वे अपने लिए एक मकान अलॉट कराना चाहते हैं। नगर निगम का अधिकारी उनकी कला की प्रशंसा करता है, मुस्कुराता है, उन्हें चाय पिलाता है, किंतु मकान अलॉट नहीं करता। महीनों की दौड़ धूप के बाद उन्हें मकान मिलता है, लेकिन वह उनके अपने प्रयत्नों से नहीं, स्वामी शांतानंद जी की सिफारिश से। नारायण बंदोपाध्याय अपने मकान में जा भी नहीं पाते कि उनकी मृत्यु हो जाती है। विडंबना यह है कि उनके मरने के बाद उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है और उन्हें उस्ताद विलायत खां और पंडित रविशंकर के स्तर का कलाकार घोषित किया जाता है। इस उपन्यास में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था की जड़ता को उजागर करने का अच्छा प्रयत्न किया गया है। अगला प्रश्न है सीमाएं टूटती हैं उपन्यास का मुख्य कथानक किस पर आधारित है? ऑप्शन ए देश के विभाजन पर, ऑप्शन बी एक परिवार के टूटते बनते जटिल संबंधों और मुखिया पर हत्या के आरोप पर, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति पर, ऑप्शन डी किसानों के ऋण की समस्या पर। सही उत्तर होगा एक परिवार के टूटते बनते जटिल संबंधों और मुखिया पर हत्या के आरोप पर यह कथानक आधारित है। संबंधित तथ्य है सीमाएं टूटती हैं एक परिवार के टूटते बनते जटिल संबंधों की कथा है। परिवार के मुखिया दुर्गादास पर हत्या का आरोप है, उन्हें जन्म कैद की सजा हो जाती है। एक मिनट। सीमाएं टूटती हैं जन्म कैद हैं, जन्म कैद की सजा हो जाती है। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों राजनाथ और तारानाथ पुत्र, चांद पुत्री नीला बहू का व्यवहार असामान्य सा हो जाता है। इस परिवार की कथा बृहत्तर समाज से जुड़कर आज की जिंदगी के अव्यवस्थित उलझाव का चित्र उपस्थित करती है। अगला प्रश्न है पहला पड़ाव 1987 प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास में किन लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है? ऑप्शन है राजनेताओं की विलासिता का, ऑप्शन बी गाँव से आकर शहरों में मकान बनाने वाले मजदूरों का, ऑप्शन सी प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों का, ऑप्शन डी जेल के कैदियों का। सही उत्तर होगा गांव से आकर शहरों में मकान बनाने वाले मजदूरों का इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है पहला पड़ाव के अनुसार व्यवस्था को बदलने के लिए किस वर्ग को अपनी मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा? ऑप्शन ए उच्च वर्ग को, ऑप्शन बी किसान वर्ग को, ऑप्शन सी मध्यवर्गीय मानसिकता को, ऑप्शन डी विदेशी विचारकों को। सही उत्तर होगा मध्यवर्गीय मानसिकता को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें गांव से आकर शहरों में मकान बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी का यथार्थ चित्र खींचा गया है। एक और गांव से आए हुए बेहद गरीबी में जीने को मजबूर अशिक्षित असंगठित मजदूर हैं। दूसरी ओर बड़े बड़े ठेकेदार और
इंजीनियर हैं जो हर स्तर पर उनका शोषण करते हैं। बीच में पड़ने वाला मध्य वर्ग है जो आज की व्यवस्था की ही उपज होने के कारण असंवेदनशील और सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रहित है। ऐसी स्थिति में आज की दमघोटू व्यवस्था को बदलने के लिए, इस लौह जाल को तोड़ने के लिए उस मध्यवर्गीय मानसिकता से भी मुक्त होना पड़ेगा जिसकी उपज सत्तों जैसे नेता हैं। उपन्यासकार इस बदलाव के लिए कोई ठोस विश्वसनीय संकेत नहीं दे सका है। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर का संत उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन सा है? ऑप्शन है श्री नारायण बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी राजपाल कुंवर जयंती प्रसाद, ऑप्शन सी दुर्गादास, ऑप्शन डी मास्टर रामधन। विश्रामपुर का संत उपन्यास का केंद्रीय पात्र कौन सा है? सही उत्तर होगा राजपाल कुंवर जयंती प्रसाद। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर का संत उपन्यास के माध्यम से लेखक ने किस आंदोलन की व्यर्थता को उजागर किया है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भूदान आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर होगा भूदान आंदोलन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विश्रामपुर का संत महामहिम राजपाल कुंवर जयंती प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कुंवर साहब विलायत में बैरिस्ट्री पास हैं। उनके बड़े भाई पुराने कांग्रेसी और सत्याग्रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इस उपन्यास में लेखक ने कुंवर साहब को माध्यम बनाकर कांग्रेस शासन में राजनीतिक अवसरवाद का लाभ उठाकर सामंती मानसिकता वाले बड़े तलुकेदारों के ऐश्वर्य एवं भोग लिप्सा तथा भूदान आंदोलन की व्यर्थता की कलई खोलकर रख दी है। लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि राजनीतिक अवसरवाद के चलते सभी तरह का भ्रष्टाचार आज की जीवन शैली का अंग बन गया है। गरीब जनता की चिंता किसी को नहीं है। गांधीवादी शैली के आश्रम भ्रष्टाचार और राजनीतिक दांवपेच के अखाड़े बन गए हैं। वैचारिक सघनता, विवेक गर्भित व्यंग्य शैली और निर्मम यथार्थदर्शिता के कारण यह उपन्यास महत्वपूर्ण बन गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की लेखन शैली की प्रमुख विशेषता क्या मानी गई है? ऑप्शन है भावुकता और रोमानियत, ऑप्शन बी वैचारिक सघनता और विवेक गर्भित व्यंग्य शैली, ऑप्शन सी केवल ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन, ऑप्शन डी उपदेशात्मक शैली। सही उत्तर होगा वैचारिक सघनता और विवेक गर्भित व्यंग्य शैली। अगले रचनाकार हैं मस्तराम कपूर। मस्तराम कपूर का समय है 1926 से 2013। इनके कुछ उपन्यास हैं। एक सदी बांझ, एक सदी बांझ, प्रकाशन वर्ष 1991, विपथगामी 1997, विषय पुरुष 1997, रास्ता बंद काम चालू और नाक का डॉक्टर। ये सभी उपन्यास मस्तराम कपूर के उपन्यास हैं। मस्तराम कपूर से संबंधित एक प्रश्न है, मस्तराम कपूर द्वारा रचित इनमें से कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन में है गुनाहों के देवता, ऑप्शन बी विषय पुरुष, ऑप्शन सी सूरज का सातवां घोड़ा और ऑप्शन डी राग दरबारी। तो अभी हमने देखा विषय पुरुष ही एक मात्र उपन्यास है मस्तराम कपूर का इस प्रश्न में। ठीक है, मस्तराम कपूर से संबंधित किसी भी उपन्यास को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं गया है, बस उपन्यासों का नाम मात्र दे दिया गया है। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का समय है 1926 से 1997। इनके दो उपन्यास हैं आधुनिकता बोध से संबंधित, एक गुनाहों के देवता और दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों के देवता का समय 1949 है और सूरज का सातवां घोड़ा का समय है 1952। पहला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों के देवता जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 है, किस प्रकार की कथा है इसमें? ऑप्शन में है एक ऐतिहासिक कथा है, ऑप्शन बी एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है, ऑप्शन सी एक जासूसी उपन्यास है, ऑप्शन डी एक राजनीतिक व्यंग्य है। सही उत्तर होगा एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है। अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन है मानिक मुल्ला और सुधा, ऑप्शन बी है चंदर और सुधा, ऑप्शन सी है चंदर और विनीता, ऑप्शन डी है श्यामा और कुमार। सही उत्तर होगा चंदर और सुधा गुनाहों के देवता के मुख्य पात्र हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गुनाहों का देवता एक भावुकतापूर्ण करुण प्रेम कहानी है। चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। उसका संबंध आज के जटिल सामाजिक यथार्थ से नहीं जुड़ पाता है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण है? ऑप्शन है एक सदी का बांझ, ऑप्शन बी है सूरज का सातवां घोड़ा, ऑप्शन सी है विपथगामी, ऑप्शन डी है अंधा युग। सही उत्तर होगा
सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा का प्रमुख पात्र और कथावाचक कौन है? ऑप्शन है चंदर, ऑप्शन बी है हरवंश, ऑप्शन सी है मानिक मुल्ला, ऑप्शन डी है श्रीधर। सही उत्तर होगा प्रमुख पात्र और कथावाचक हैं मानिक मुल्ला। अगला प्रश्न है, मानिक मुल्ला के अनुसार निम्न मध्य वर्ग के जीवन में प्रेम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गए हैं? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी आर्थिक संघर्ष और नैतिक विशृंखलता, ऑप्शन सी मनोरंजन और खेल, ऑप्शन डी केवल विदेशी यात्रा। सही उत्तर होगा बी आर्थिक संघर्ष और नैतिक विशृंखलता। संबंधित तथ्य है, सूरज का सातवां घोड़ा में इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यवर्गीय लोगों की तस्वीर पेश की गई है जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त है और भविष्य अनिश्चित है। उपन्यास में मानिक मुल्ला कहते हैं, देखो ये कहानियाँ वास्तव में प्रेम नहीं वरन उस जिंदगी का चित्रण करती है जिसे आज का निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता और इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसने हमें हमेशा अंग चीर कर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। यहाँ पे एक वर्ड है, हमें हमेशा अंधेरा है यहाँ, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेमीचंद्र जैन ने सूरज का सातवां घोड़ा के बारे में क्या टिप्पणी की है? ऑप्शन है यह पूर्णतः यथार्थवादी है, ऑप्शन बी है इसमें आशा और आस्था का आरोप निष्कर्षवादी अधिक है, ऑप्शन सी यह प्रेम की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ऑप्शन डी इसकी भाषा बहुत कठिन है। सही उत्तर होगा इसमें आशा और आस्था का आरोप निष्कर्षवादी अधिक है, ठीक है। सही उत्तर होगा बी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नेमीचंद जैन के अनुसार उपन्यास में आशा और आस्था का आरोप निष्कर्षवादी अधिक है, कथा में प्रस्तुत मानवीय स्थिति से सहज निश्चित नहीं। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को विशेष महत्व किस कारण दिया जाता है? नेमीचंद जैन का जो कथन है उपयुक्त प्रश्न में वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, तो उसे आप याद भी रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 8वां, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को विशेष महत्व किस कारण दिया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? शिल्प वैशिष्ट्य के कारण इसे अधिक महत्व दिया जाता है। इस उपन्यास को इसके शिल्प वैशिष्ट्य के कारण विशेष महत्व दिया जाता है। अगले रचनाकार हैं कृष्ण बलदेव वैद। इनका समय है 1927 से 2020। कुछ उपन्यास हैं इनके जो आधुनिकता बोध से संबंधित हैं। उसका बचपन 1957 प्रकाशन वर्ष, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ 1974, दूसरा ना कोई 1978, दर्द ला दवा 1980, गुजरा हुआ ज़माना 1980। एक मिनट, अगला है काला कोलाज 1989, नर नारी 1996, मायालोक 1999, एक नौकरानी की डायरी 2000। सबसे पहला प्रश्न है इनसे संबंधित, कृष्ण बलदेव वैद ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? सही उत्तर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी है। बहुत दिनों तक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पोट्सडैम में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं ये। दूसरा प्रश्न है, उपन्यास उसका बचपन 1957 जिसका प्रकाशन वर्ष है, इसके केंद्र में कौन सा पात्र है? ऑप्शन है विमल, वीरू, नरुला और कुमार। सही उत्तर क्या होगा? वीरू, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसका बचपन उपन्यास के विषय में नेमीचंद्र जैन की क्या टिप्पणी है? ऑप्शन यह एक महान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ऑप्शन बी यह जीवन के एक अत्यंत छोटे टुकड़े को सूक्ष्मता से अंकित करता है, ऑप्शन सी यह ग्रामीण जीवन का विस्तृत दस्तावेज है, ऑप्शन डी यह केवल राजनीतिक क्रांति की बात करता है।
सही उत्तर होगा यह जीवन के अत्यंत छोटे टुकड़े को सूक्ष्मता से अंकित करता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उसका बचपन में एक निम्न मध्यवर्गीय एक मिनट है उसका बचपन में एक निम्न मध्यवित्त परिवार के छोटे से बालक वीरू के मानसिक विकास का बड़ा सूक्ष्म चित्र अंकित है। किस प्रकार अपने सीमित परिवेश के दबाव के प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतिक्रिया करता हुआ छोटे से बालक का मानसिक विकास होता है और उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, लेखक ने इसे बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित किया है। नेमीचंद जैन ने लक्षित किया है कि इस उपन्यास में जीवन के एक अत्यंत छोटे से टुकड़े को बड़ी सूक्ष्मता से और तीखेपन से अंकित किया गया है। वह किसी बृहत्तर सत्य को अपने भीतर समेटता और उद्घाटित नहीं करता है। ठीक है, तो नेमीचंद जैन का यह कथन भी और इस उपन्यास के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, नर नारी उपन्यास में किस शैली का प्रयोग किया गया है और उसकी मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन है पत्रात्मक शैली, गरीबी है समस्या। ऑप्शन बी है अंतरालाप शैली, सेक्स केंद्रित समस्याएं हैं। ऑप्शन सी डायरी शैली है, देश विभाजन समस्या है। ऑप्शन डी रिपोर्टाज शैली है और बेरोजगारी समस्या है। सही उत्तर होगा अंतरालाप शैली है और सेक्स केंद्रित समस्याएं हैं नर नारी में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नर नारी में अंतरालाप शैली में आज के शहरी अभिजात वर्गीय परिवारों की उन समस्याओं को भरा गया है जो मुख्यतः सेक्स केंद्रित है। इसमें नारी का आक्रोश, असंतोष और विद्रोह है, किंतु वह पुरुष वर्चस्व और अहंकार के विरुद्ध विस्फोट बनकर रह गया है। वह व्यापक जीवन संदर्भों के जटिल यथार्थ का सामना करते हुए किसी विवेक पुष्ट विकल्प की सृष्टि नहीं करता। अगला प्रश्न है, मायालोक उपन्यास के संदर्भ में स्वप्नखंडों का नरक किसे कहा गया है? ऑप्शन है शहरी गरीबी को। ऑप्शन बी है कथावाचक के दमित सेक्स, भय और वर्जनाओं से युक्त संसार को। ऑप्शन सी है जेल के जीवन को। ऑप्शन डी है युद्ध की विभीषिका को। सही उत्तर होगा कथावाचक के दमित सेक्स, भय और वर्जनाओं से युक्त संसार को। संबंधित तथ्य है, मायालोक में वैद्य जी पुनः अउपन्यास या अनुपन्यास के सृष्टि लोक में लौट आए हैं। यहाँ कथावाचक में कथा कहने के बजाय ऐसी स्वप्न छायाओं में भटकता है जिनमें दमित सेक्स है, सुरक्षा है, असुरक्षा है, भय है, वर्जनाएं हैं, कुछ आत्मस्वीकृतियां हैं, किंतु सकारात्मक कुछ नहीं है। कथावाचक मैं को कभी कभी आज के जीवन यथार्थ के कुरूप दृश्य भी दिखाई दिए हैं, किंतु उन पर उसका व्यंग, नपुंसक आक्रोश की अभिव्यक्ति बनकर रह गया है। सब मिलाकर मायालोक स्वप्नखंडों का एक ऐसा नरक है जिससे उबरने का कोई रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न है, एक नौकरानी की डायरी उपन्यास का अंत किस घटना से होता है? ऑप्शन है नौकरानी की शादी से। ऑप्शन बी नौकरानी द्वारा काम छोड़ देने से, अभिजात वर्गीय शक के कारण। ऑप्शन सी नौकरानी के अमीर बन जाने से। ऑप्शन डी शहर में दंगे होने से। सही उत्तर होगा नौकरानी द्वारा काम छोड़ देने से, यानी अभिजात वर्ग जब उस पर शक करता है तो वह काम छोड़ देती है, तो इससे उपन्यास का अंत हो जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक नौकरानी की डायरी शहरों में मध्यवर्गीय परिवारों में चौका बर्तन करने वाली एक युवा होती नौकरानी की डायरी है। नौकरानी थोड़ी पढ़ी लिखी और संवेदनशील है। उसे वे सब लोग अच्छे लगते हैं जो उससे ठीक तरह से बात करते हैं और उसे यह एहसास नहीं होने देते कि वह एक नौकरानी है। वह कई घरों में काम करती है। उसका अंतरंग परिचय कई तरह के लोगों से है, उनके पारिवारिक जीवन और उनकी मानसिकता से है। साथ ही उसके सपनों की एक अलग दुनिया है जहाँ ऊट पटांग ख्वाहिशें हैं, खतरनाक और खूबसूरत जानवर हैं, इंसान हैं जिनके साथ वह खेलती है, नाचती है। डायरी में उसने दूसरों के मन की बातें अधिक कही हैं, अपने मन की कम। उपन्यास का अंत नौकरानी के बीवी और अखबार वाले साहब के यहाँ काम छोड़ देने से होता है। कारण यह है कि चोरी हो या मर्डर, अभिजात वर्ग के लोगों का शक नौकरानियों पर ही होता है। बीवी जी भी इसका अपवाद नहीं थी और डायरी लेखिका एक नौकरानी ही थी। नौकरानी का काम छोड़ना अभिजात वर्गीय मानसिकता के प्रति एक प्रतिरोध है। उपन्यास पठनीय है इस रूप में। अगला प्रश्न है, गुजरा हुआ जमाना उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? ऑप्शन है आधुनिक अमेरिका का जीवन, विभाजन से पूर्व पंजाब के कस्बे की किशोर दुनिया। ऑप्शन सी है दक्षिण भारत के मंदिर। ऑप्शन डी है कलकत्ता के मजदूर। गुजरा हुआ जमाना उपन्यास की पृष्ठभूमि है, विभाजन से पूर्व पंजाब के एक कस्बे की किशोर दुनिया। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गुजरा हुआ जमाना में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक कस्बे की किशोर दुनिया का सूक्ष्म अंकन किया गया है। यह किशोर बड़ों से दबे पिसे हैं, त्रस्त हैं।
वे किशोर सुलभ सपने देखते हैं, किंतु बड़ों के दबाव में वे सपने बिखर जाते हैं। जवान होते ही वे विभाजन की त्रासदी झेलते हैं। लेखक ने किशोर दुनिया के यौन प्रश्नों में अधिक दिलचस्पी दिखाई है। अगला प्रश्न है, वैद्य जी के उपन्यासों विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ और काला कोलाज को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन बी एब्सर्ड उपन्यास, उपन्यास या एंटी नॉवल, ऑप्शन सी आंचलिक उपन्यास या ऑप्शन डी जासूसी उपन्यास। कृष्ण बलदेव वैद्य के सभी उपन्यास यानी जो इनके विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ और काला कोलाज जो उपन्यास है इसे एब्सर्ड उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। संबंधित तथ्य हैं, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ तथा काला कोलाज में वैद्य जी ने ऊल जुलूल, भटकाव, बिखराव, कुंठा, नकार, कायरता, गलीजपन का चित्रण किया है। ये उपन्यास एब्सर्ड उपन्यासों या उपन्यासों की परंपरा में रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाज मूलतः किस क्षेत्र का शब्द है जिसे वैद्य जी ने अपने उपन्यासों में अपनाया है? ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी है पेंटिंग, ऑप्शन सी है नृत्य, ऑप्शन डी है मूर्तिकला। सही उत्तर क्या होगा? पेंटिंग। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः कोलाज पेंटिंग की दुनिया का शब्द है। इसका प्रयोग उस प्रशैली विशेष के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग आधुनिक एंटी नॉवलिस्ट ने किया है। वैद्य जी निश्चित रूप से तथाकथित आधुनिक एंटी नॉवेल की परंपरा से प्रभावित हैं। अगले उपन्यासकार हैं सर्वेश्वर। सर्वेश्वर का समय है 1927 से 1983 तक। इनका उपन्यास जो आधुनिकता बोध से संबंधित है वो है 3 उपन्यास। एक है सोया हुआ जल, प्रकाशन वर्ष 1954, दूसरा पागल कुत्तों का मसीहा 1977 प्रकाशन वर्ष, सूने चौखटे 1981 प्रकाशन वर्ष। पहला प्रश्न है, सर्वेश्वर के उपन्यास सोया हुआ जल जिसका प्रकाशन 1954 है में रात्रिशाला किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा रात्रिशाला संसार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल किस शिल्प में लिखा गया उपन्यास है? पत्रात्मक, डायरी, सिनेरियो या ऐतिहासिक? सही उत्तर होगा सोया हुआ जल सिनेरियो शिल्प में लिखा गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सोया हुआ जल 1954 लिखकर आपने एक नए प्रयोग किया था। सिनेरियो शिल्प में लिखा गया यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। रात्रिशाला जिसमें विभिन्न कमरों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग ठहरे हुए हैं संसार का प्रतीक है और पहरेदार लेखक की संवेदनशील चेतना का। रात्रि अवचेतन मन के घने अंधकार का प्रतीक मानी जा सकती है। अनेक पात्रों के माध्यम से होने वाली इच्छाओं की अभिव्यक्ति मध्यवर्ग के अवचेतन में दबे छिपे अभावों कुंठाओं की व्यंजक है। अगला है प्रश्न, पागल कुत्तों का मसीहा प्रकाशन वर्ष 1977 में पागल कुत्ते किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है आवारा पशुओं का, ऑप्शन बी संदर्भहीन एवं रूढ़ जीवन मूल्यों का, ऑप्शन सी विदेशी आक्रमणकारियों का, ऑप्शन डी राजनेताओं का। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 सर्वेश्वर का दूसरा लघु उपन्यास है। इसमें पागल कुत्ते संदर्भहीन एवं रूढ़ जीवन मूल्यों के प्रतीक है। उपन्यासकार ने दिखाया है कि हम पुराने मूल्यों से व्यर्थ चिपके रहते हैं, हमें इनके प्रति अंधमोह को त्याग कर नई आस्था का स्वागत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूने चौखटे उपन्यास सर्वेश्वर के जीवन के किन पहलुओं को स्मृति संदर्भों के सहारे उकेरा हुआ चित्र मानते हैं? ऑप्शन है बालमन पर पड़े गरीबी, बिखराव और उपेक्षा के प्रभावों का, ऑप्शन बी है उनकी विदेश यात्राओं का, ऑप्शन सी है उनके सफल राजनीतिक जीवन का, ऑप्शन डी है आधुनिक शिक्षा पद्धति का। सही उत्तर होगा बालमन पर पड़े गरीबी, बिखराव और उपेक्षा के प्रभाव का चित्रण हुआ है सूने चौखटे में। संबंधित तथ्य है, सूने चौखटे प्रकाशन वर्ष 1981 सर्वेश्वर के बालमन पर पड़े हुए प्रभावों, गरीबी, बिखराव, उपेक्षा, चिड़चिड़ापन का स्मृति संदर्भों के सहारे उकेरा हुआ चित्र है। इसके आधार पर उनकी रचना दृष्टि को समझा जा सकता है। वस्तुतः सर्वेश्वर एक कवि हैं, उनके उपन्यासों में भी उनका कवि रूप ही अधिक उभरा है। अगले रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह। इनका समय है 1928 से 1998। इनके 3 उपन्यास ऐसे हैं जो आधुनिकता बोध से संबंधित है। गली आगे मूर्ति है 1974 प्रकाशन वर्ष है, मंजूषिमा 1990 प्रकाशन वर्ष है, औरत 1993 प्रकाशन वर्ष है। पहला प्रश्न है, उपन्यास गली आगे मूर्ति है 1974 का मुख्य परिवेश क्या है? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली के कॉलेज, ऑप्शन सी काशी नगरी और विश्वविद्यालय की राजनीति, ऑप्शन डी लखनऊ का गोमती तट। सही उत्तर होगा काशी नगरी और विश्वविद्यालय की राजनीति।
संबंधित तथ्य हैं। गली आगे मूर्ति है में युवा आक्रोश, छात्र आंदोलन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की राजनीति, समाज विरोधी तत्वों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का छात्र आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश, रामानंद तिवारी जैसे आदर्शवादी छात्रों का संघर्ष और अंत में टूटकर काशी छोड़ने का निश्चय, यह सब कुछ पूरे विस्तार और विश्वसनीयता के साथ दिखाया गया है। लेखक ने पूरी कथा का केंद्र काशी नगरी को बनाया है। उपन्यास के अंत में युवा आक्रोश को दूर करने का कोई निदान लेखक ने नहीं दिया है। गली आगे मूर्ति से यह संकेत अवश्य मिलता है कि अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं और युवकों को कोई ना कोई दिशा अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न है, मंजूषिमा प्रकाशन वर्ष 1990 उपन्यास की कथा वस्तु का केंद्र क्या है? ऑप्शन है भारत का स्वाधीनता संग्राम, ऑप्शन बी लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा, ऑप्शन सी ग्रामीण अंचल का विकास, ऑप्शन डी किसानों का विद्रोह। सही उत्तर होगा मंजूषिमा में शिव प्रसाद जी ने अपनी पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा को केंद्र में रखकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए किए गए अपने अथक प्रयत्न को रचनाकार की निर्वैयक्तिकता का निर्वाह करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मूर्त किया है। अनुषांगिक रूप से इस उपन्यास में आज के समाज का असली चेहरा भी रूपायित हुआ है। बीच बीच में लेखक की चिंतनशील मुद्रा ने उपन्यास को वैचारिक सघनता प्रदान की है। सब मिलाकर मंजूषिमा एक अनूठी रचना है। ठीक है, तो इसमें जो लेखक की पुत्री मंजू है, इसके जीवन की करुण कथा है। अगला प्रश्न है, औरत प्रकाशन वर्ष 1993 उपन्यास में किस क्षेत्र की नारी के उत्पीड़न की कहानी कही गई है? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार से लगे क्षेत्रों की नारी उत्पीड़न की कहानी कही गई है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार औरत उपन्यास की रचना का मूल कारण क्या प्रतीत होता है? सही उत्तर होगा नारी आंदोलन के उत्साह में सोची समझी रचना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। औरत में बिहार से लगे हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की नारी के उत्पीड़न की कहानी कही गई है। लेखक ने लगभग 1 दर्जन नारी पात्रों के माध्यम से उनके दमन, शोषण, साथ ही उनकी तेजस्विता और प्रतिरोध को वाणी दी है। पूरा उपन्यास पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उपन्यास की कथा कुछ निश्चित निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए सोच समझकर गढ़ी गई है। उपन्यास की रचना आंतरिक प्रेरणा के दबाव से नहीं, नारी आंदोलन के उत्साह में की गई है। अगले रचनाकार हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का समय है 1929 से 2013। इनके कुछ उपन्यास हैं। प्रेत बोलते हैं 1952 प्रकाशन वर्ष है और इसको बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। दूसरा उपन्यास है उखड़े हुए लोग 1956 प्रकाशन वर्ष है। कुल्टा 1958 प्रकाशन वर्ष है। शह और मात 1959 प्रकाशन वर्ष है। 1 इंच मुस्कान 1963 प्रकाशन वर्ष है। अनदेखे अनजान पुल 1963 प्रकाशन वर्ष है। पहला प्रश्न है, प्रेत बोलते हैं उपन्यास का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया? अभी हमने देखा सादा आकाश। अगला प्रश्न है, प्रेत बोलते हैं सारा आकाश में समर के मन में प्रेत बोलते हैं जिसे सारा आकाश के नाम से भी जाना जाता है, इसमें समर के मन से पुरातन संस्कारों को मिटाने का प्रयत्न कौन करता है? ऑप्शन में है देशबंधु, शिरीष, अमर और शरद। सही उत्तर होगा शिरीष। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रेत बोलते हैं सारा आकाश के नाम से भी यह उपन्यास जाना जाता है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन के जड़ संस्कारों से आबद्ध समर के माध्यम से पूरे समाज की जड़ता का चित्रण किया गया है। अतीत के मोह से ग्रस्त कातर और समाज भीरू समर पूरे मध्यवर्ग की सामाजिक नैतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मित्र शिरीष उसके मन से पुरातन संस्कारों को मिटाने का प्रयत्न करता है। उपन्यास का अंत आशावादी है। अगला प्रश्न है, उखड़े हुए लोग उपन्यास में स्वदेश महल किसका प्रतीक माना गया है? ऑप्शन है एक आदर्श आश्रम का, ऑप्शन बी है आज की अनैतिक और खोखली व्यवस्था का, ऑप्शन सी है प्रेम और शांति का, ऑप्शन डी है राजसी वैभव का। सही उत्तर होगा उखड़े हुए लोग में शरद और जया के प्रेम विवाह की कहानी कही गई है। प्रेम विवाह करने के कारण इन्हें घर से भागना पड़ता है। उखड़े हुए लोग देशबंधु यानी नेता भैया के यहाँ शरण लेते हैं। देशबंधु समाज की निगाह में उदार संत देश सेवक समझे जाते हैं। वे स्वदेश महल में अपनी रखैल माया देवी के साथ रहते हैं। शरद देशबंधु के लिए लेख, भाषण आदि लिखता है। वे उसका पूरा शोषण करते हैं। माया देवी की पुत्री पद्मा सुशिक्षित, सुंदर एवं सुरुचि संपन्न है।
एक दिन देशबंधु उसके साथ बलात्कार करना चाहते हैं। वह खिड़की से कूदकर आत्मघात कर लेती है। इस घटना से भयभीत होकर जया और शरद स्वदेश महल छोड़कर फिर समाज में उखड़ा हुआ जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो जाते हैं। स्वदेश महल आज की पूरी व्यवस्था का प्रतीक है। इस अनैतिक खोखली व्यवस्था में प्रत्येक शिक्षित संस्कारशील व्यक्ति उखड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव के किस उपन्यास में निन्नी नामक कुरूप युवती के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है? ऑप्शन है शह और मात, ऑप्शन बी अनदेखे अनजान पुल, ऑप्शन सी है उल्टा, ऑप्शन डी है मंत्रविद्ध। सही उत्तर होगा अनदेखे अनजान पुल। संबंधित तथ्य है, अनदेखे अनजान पुल 1963 में एक हीनता ग्रंथि से पीड़ित कुरूप युवती निन्नी के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। वह दर्शन नामक एक व्यक्ति से प्रेम करती है। दर्शन का ब्याह किसी और से हो जाता है। इससे निन्नी को सदमा लग जाता है, वह टूट जाती है। वह एक विवाह उत्सव में बैजल नामक एक युवक अंधेरे में उसे अपनी प्रेमिका समझकर चूम लेता है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी आग भड़क उठती है और वह इस सुख को उसकी पूर्णता में प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाती है। पूरे उपन्यास में निन्नी का चरित्र अपनी विशिष्टता में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अगला प्रश्न है, एक इंच मुस्कान उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह केवल राजेंद्र यादव ने लिखा है, ऑप्शन बी यह राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है, ऑप्शन सी यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऑप्शन डी इसमें केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण है। सही उत्तर होगा दूसरा, यह राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, एक इंच मुस्कान में रंजना और अमला क्रमशः किन मूल्यों के प्रतीक हैं? ऑप्शन ए आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के, ऑप्शन बी परंपरागत संस्कार यानी त्याग और सेवा और उच्चतर मुक्ति कामना के, ऑप्शन सी स्वार्थ और ईर्ष्या के, ऑप्शन डी राजनीति और सेवा के। सही उत्तर होगा परंपरागत संस्कार और उच्चतर मुक्ति कामना के। संबंधित तथ्य है, एक इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव और मनु भंडारी उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर की है। इसमें कथा लेखक अमर रंजना से प्रेम करता है। दोनों ब्याह के बंधन में बंधने वाले होते हैं कि बीच में अमला आ जाती है। अमला कलकत्ता में रहती है, पति परित्यक्ता आधुनिका है। अमर की कहानियों की प्रशंसिका है। एक साक्षात्कार के बहाने अमर कलकत्ता पहुंचता है और अमला उससे विवाह बंधन से दूर रहने का अनुरोध करती है। अमर रंजना के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। वह 1 महीने में अपना उपन्यास पूरा करके अमला को समर्पित कर देता है। उसके भीतर गहरा अंतर्द्वंद चलता रहता है और वह बीमार पड़ जाता है। रंजना सच्चे मन से उसकी सेवा करती है। वह स्नेह द्रवित होकर उससे विवाह कर लेता है। अमला कलकत्ता से शिमला होते हुए दिल्ली आती है और फिर उसका जादू अमर पर चल जाता है। एक दिन रंजना दोनों को नितांत एकांत क्षणों में एक साथ देख लेती है। वह अपने को अपमानित अनुभव करती है और दिल्ली छोड़कर अपनी एक सहेली के यहाँ चली जाती है। कलकत्ता पहुंचकर अमला अपने को भाभी द्वारा तिरस्कृत और असहाय अनुभव करती है। वह मन बहलाने के लिए पूरी जाती है और तार देकर अमर को वहीं बुला लेती है। अमर बेहद खिन्न अवस्था में पूरी पहुंचता है। समुद्र जल में लेटी हुई अमला जब उसे खींचकर अपनी छाती से लगाती है तो अनुभव करती है कि वह तो एकदम जड़ हो गया है। वह चौंक कर अलग हो जाती है। दिल्ली पहुंचने पर अमर को ज्ञात होता है कि अत्यंत निराश होकर रंजना कहीं चली गई है। अमर कन्याकुमारी पहुंचकर एक होटल में ठहरता है। तभी उसे पत्र द्वारा सूचना मिलती है कि अचानक अमला की मृत्यु हो गई है। रंजना और अमला दोनों की स्मृतियां अमर को मतने लगती है। वस्तुतः रंजना और अमला 2 पात्र नहीं 2 मूल्य हैं। रंजना के रूप में परंपरागत संस्कार, समर्पण, त्याग, सेवा और मानवीय नैतिक बोध, और अमला के रूप में सस्रष्टा व्यक्तित्व की उच्चतर मुक्ति कामना साकार हुए हैं। यह मुक्ति कामना ही 1 इंच मुस्कान है। दोनों के बीच रचनाकार का चित्त दोलायमान हो रहा है। उल्टा और मंत्रविद्ध में भी आपने मानव मन के रहस्यों का यथार्थ अंकन किया है। ये उपन्यास विशेष चर्चित नहीं हुए। ठीक है, इनके 2 उपन्यास और हैं, उल्टा और मंत्रविद्ध। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो राजेंद्र यादव के ये 2 उपन्यास भी हैं। इनमें भी आपने मानव मन के रहस्यों का यथार्थ अंकन किया है। ये उपन्यास विशेष चर्चित नहीं हुए। राजेंद्र यादव मानव मन की परतों को सूक्ष्मता से खोलते हैं, उनके भीतर झांकते हैं, उसमें बाहरी दबावों और प्रतिक्रियाओं की छाया देखते हैं, मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ अंकन करते हैं। वे आशावादी भी हैं, किंतु उन्हें कभी कभी लगता है कि आज की विसंगतियों को तोड़कर बेहतर समाज बनाने का कोई साफ रास्ता नहीं है। राजेंद्र यादव ने लिखा है, बहुत ही कन्फ्यूज हो गया हूँ ना, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और अंधेरे के गीत गाना अपने साथ दूसरों के साथ विश्वासघात लगता है। कदाचित इसलिए इधर कई वर्षों से इनका कोई भी उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो रामचंद्र तिवारी के शब्द हैं। खैर, हमने जाना
1 इंच मुस्कान की विषय वस्तु को। ठीक है, अगला प्रश्न है उपन्यास शह और मात किस शैली में लिखे गए हैं। ऑप्शन में है रिपोर्टाज शैली, दूसरा है प्रतात्मक शैली, तीसरा है डायरी शैली और चौथा है लोक कथा शैली। शह और मात लिखा गया है डायरी शैली में। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शह और मात में डायरी शैली में उदय और सुजाता की कहानी कही गई है। यह एक प्रेम कहानी है, दोनों के अंतर्मन का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, किंतु जीवन के अन्य संदर्भों से यह कहानी कट गई है। लेखक ने प्रेम के नाम पर आदर्शवादी भावुकता और शारीरिक उत्तेजना से बचते हुए मन की परतों के एक एक स्तर खोलने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, एक था शैलेंद्र, प्रकाशन वर्ष है 2006, उपन्यास का मुख्य आकर्षण क्या है। सही उत्तर होगा कथानायक का मानसिक द्वंद्व, यानी नारी के प्रति आकर्षण और सावधानी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक था शैलेंद्र 2006 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें कथानायक शैलेंद्र को केंद्र में रखकर लेखक ने सन 1940 से 50 के बीच देश की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का सजीव अंकन किया है। उपन्यास का आकर्षण है कथानायक का मानसिक द्वंद्व का कारण है नारी के प्रति प्रबल आकर्षण, किंतु उससे अलग रहने की अतिरिक्त सावधानी। निश्चय ही श्री यादव इस उपन्यास में तत्कालीन युवकोचित मानसिकता को उकेरने में पूर्णतः सफल हुए हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, राजेंद्र यादव की रचना दृष्टि के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सही उत्तर होगा वे मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थांकन करते हैं। ठीक है, तो हमारा राजेंद्र यादव से संबंधित प्रश्न जो उपन्यासों के प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगले रचनाकार या उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा, इन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।